हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए झेल लेना जो भी दिक्कत लगेगी। एक्चुअली आज हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि आपका जो एग्जाम है बीपीएससी 70, हम ये मान के चल रहे हैं कि चलो ठीक है, जो होना है वो होगा। अभी जो हमारे सामने डेट है उसके अकॉर्डिंग आप मेंस का एग्जाम देंगे। अभी जो डेट है उसके अकॉर्डिंग, अब इसमें कोई इमोशनली दुखी मत हो जाना, क्योंकि जिनको एग्जाम की तैयारी करनी है वो तो उसी डेट को टारगेट करके करेंगे ना, वो तो दूसरा डेट टारगेट नहीं करेंगे। तो अभी टारगेट जो डेट सामने है तो उसको इग्नोर तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए अब ये मत कहिएगा कि सर आप इधर भी हैं उधर भी हैं, क्योंकि दोनों तरफ अपने ही बच्चे हैं ना, दोनों तरफ अपने ही स्टूडेंट हैं और दोनों तरफ ईमानदार स्टूडेंट हैं। तो यहां भी ईमानदारी से तैयारी और वहां भी ईमानदारी से तैयारी। खैर, हम लोग आते हैं मेंस के आंसर राइटिंग पे। देखिए, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियर बोला था कि आपको जो 3 चीजों पे ध्यान देना है, एक है एस्से, दूसरा है डीआई और तीसरा है आंसर राइटिंग। तो एस्से और डीआई तो चलो ठीक है, इसके पहले हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, आगे बहुत सारी बातें करेंगे भी। हम लोग अभी आंसर राइटिंग पे बात करते हैं। आंसर राइटिंग बहुत ही अहम है, एस्से के लिए भी, डीआई तो चलो ठीक है, और बाकी सारे सेक्शन के लिए। यानी ये वो चीज है जिसको अगर सीख लेते हैं तो एस्से में भी मदद मिलेगी आपको और सारी चीजों में आपको अच्छा रहेगा। अगर किसी ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, ठीक, इसके पहले जो अभी आज गया होगा उसमें मैंने एक आंसर दिखाया है आपको, और जिसका मैंने आंसर आपको दिखाया है वो स्टूडेंट है जिन्होंने इसके पहले भी टेस्ट सीरीज दिया है। होता क्या है, कोई भी टेस्ट सीरीज जब आप देते हैं, चूंकि टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, तो टेस्ट सीरीज के अंदर आपकी कमियों को दिखा के चीजें छोड़ दी जाती है। इंप्रूव करो, उसमें लो स्कोरिंग करना, बता देना कि आप इंट्रोडक्शन को इंप्रूव कर लीजिए, बता के चीजों को छोड़ दिया जाता है। इससे ज्यादा टेस्ट सीरीज में नहीं होता, वो आंसर राइटिंग सेशन होता है जो अलग होता है। तो अगर आप लोग ये सिर्फ सोचेंगे कि टेस्ट सीरीज करेंगे और हमारा हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग करें कैसे, राइट। और आंसर राइटिंग बहुत अहम है। आप में से जो भी बीपीएससी 70 मेंस के एग्जामिनेशन को बहुत सीरियसली देना चाहते हैं, अगर ऐसे दे रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, तब तो मजे करो, लेकिन सीरियसली देना चाहते हैं, और मैंने जितना एक्सपीरियंस बीपीएससी के दौरान बिहार के बच्चों का किया है, उसमें मैक्सिमम बच्चों का आंसर राइटिंग में उनको दिक्कत है, लेकिन ये बात उनको नहीं पता है। आज हम लोग उस बारीकियों को भी देखेंगे, और इस चक्कर में क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में चीजें गड़बड़ हो जाती है। जैसे आज तो मैं रिक्वेस्ट फिर से मैं कर रहा हूं कि इसके पीछे चले जाइएगा, पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर जो हमने आंसर राइटिंग को दिखाया है, अगर आप उसी तरह से कुछ लिख रहे हैं तो 100% रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई डाउट ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। आप किसी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां आपसे बेहतर लिखने वाले हैं। और उस आंसर को मैंने भी चेक किया। और एक और बात, जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, उसके स्टूडेंट ने भी चेक किया है, उसके हाथ में गया, क्योंकि वो अच्छा लिखता है, तो उसके हाथ में जैसे गया ना, मैंने उसको जस्ट चेक करने के लिए दिया कि एक बार इसको चेक करो। जैसे उसने चेक किया, सर इसके तो इंट्रोडक्शन में दिक्कत है, सर इसकी तो पूरी फॉर्मेटिंग में गलती है। समझ में आ रहा है, एक स्टूडेंट पकड़ पा रहा है गलतियां, तो जो वहां एक्सपर्ट बैठे हैं वो कितना पकड़ेंगे, आप सोचिए। देखिए, आंसर राइटिंग में आपको बहुत अच्छे से कुछ बातों पर ध्यान रखना है। जैसे आप प्रश्नों के अनुसार लिखें। पहला, ठीक है, प्रश्नों के अनुसार लिखें। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी जब आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इतने आंसर आ रहे हैं ना टेस्ट सीरीज वाले कि माइक्रो लेवल पे एनालिसिस जब हम लोग करने बैठते हैं तो सिर में दर्द हो जाता है। आज एक्चुअली वही हुआ है। जो आंसर जब चेक हो रहा है ना छोटे छोटे लेवल से, और लेवल पे चेक होने के बाद सिर्फ फीडबैक ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि जहां ब्लंडर हो रहा है ना, जिनका ठीक है उनका तो चलो ठीक है, जिनका थोड़ा गड़बड़ी उनका तो सिर्फ फीडबैक से काम चल जाएगा, लेकिन जहां ब्लंडर हो रहा है वहां पे कॉल करके समझा भी रहे हैं कि ये गलती नहीं करो, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस देने वाले हैं,
तो इन सब चीजों को ठीक कीजिए। और इस चीज में ना कल से, खासकर आज से आंसर राइटिंग प्रॉपर चेक होना स्टार्ट हो गया है। तो एकदम से कहते हैं ना बैंड बजा हुआ है, तो वही हो गया। आंसर राइटिंग चेक करने के कारण ऐसा हुआ है। बहुत स्ट्रेस होता है। आप लोगों को लगता है ना कि लिख के दे दिए चलो कोई नहीं चेक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता ना। एक एक चीज चेक करना, फीडबैक देना प्रॉपर, तो उसमें लगता है। देखिए, पहला, प्रश्नों के अनुसार लिखें। क्वेश्चन के अनुसार आपको लिखना है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको जस्टिफाई करते हुए लिखना है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर आप देखोगे कि क्वेश्चन कुछ और कह रहा है और उसको फैक्ट से भरने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, आंसर जो आप लिखेंगे ना उसके अंदर एक फ्लो होना चाहिए, ठीक है, वो कनेक्ट करता हो एक दूसरे को। फ्लो का मतलब ये है कि अगर ऊपर से ऐसे चल रहा है ना तो ये अभी चलता चला जाए। यानी आप जब ऊपर पढ़े तो उसके नीचे का जो पैराग्राफ है या नीचे का जो लाइन है वो लाइन ऊपर के लाइन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हो। ऐसा लगे कि ये जो सीढ़ी है तो अगर यहां से नीचे उतर रहे हैं तो यहीं पे उतरेंगे, ऐसा नहीं कि उतर के यहां चले आए। समझ में आ रहा है? यहां पे बना देते, मान लो ऐसे सीढ़ी होता है ना, हम उल्टा बना रहे हैं आपके समझने के लिए, फिर यही हो गया इधर, ठीक है। अब ये सीढ़ी है तो सीढ़ी से अगर हम यहां से उतर रहे हैं ना तो दूसरा कदम हमारा यहीं पड़ना चाहिए। इस तरह का फ्लो और कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां से वो सीधा यहां चला है और फिर यहां से वो यहां चला जाए, तो फिर गिरने की संभावना है, वहां पे खतरा है और गिरने की संभावना है। तो फ्लो, तारतम्यता जिसको कहते हैं, एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए पीछे के पैराग्राफ के साथ, और एक सीक्वेंस में आप उसको नीचे लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, उसका फ्लो बहुत मायने रखता है। तीसरा, एकदम टू दी पॉइंट, जीएस की बात हम कर रहे हैं। जो टू दी पॉइंट का मतलब बुलेट पॉइंट नहीं, टू दी पॉइंट का मतलब जितना सवाल पूछे उसी के पेरीफेरी में एग्जाम देना है, आपको आंसर लिखना है। और यदि आपको लगता है कि नहीं सवाल 38 नंबर का है और हमको लिखना पड़ेगा तो हमको बहुत ज्यादा लिखना है, क्योंकि आप अगर यूपीएससी के प्रैक्टिस करते हैं और यूपीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो बिहार में लॉन्ग आंसर लिखने में हालत खराब होगा। तो उसी से रिलेटेड चीजों को आप एलोबरेट करें, ऐसा नहीं होगी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट उठा के लेके आए। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहां पे लिखना है। उसके बाद चौथा, अच्छे शब्द और लाइन का यूज कीजिए। जो शब्द और लाइन होना वो अच्छे होने चाहिए, मतलब वो सतही नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा? अच्छे का मतलब होगा कि वो सतही नहीं हो। सतही कहने का मतलब ये है कि चाय की दुकान पे बैठ के जो गपशप मारते हैं और किसी के बारे में बताते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्या है वो? जैसे चाय की दुकान पे बैठे हैं, अरे तुमने बहुत गलती की है, ज्यादा पाप मत करो नहीं तो घड़ा भर जाएगा, घड़ा भर जाएगा तो जरूर फूटेगा। मान लो ये बात हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, तुम ना अपनी पत्नी पे बहुत अत्याचार करते हो, अच्छी बात नहीं है। इतना अत्याचार करोगे ना ऊपर वाला देख रहा है, एक ना एक दिन तुमको सजा देगा। अब इस तरह का लाइन मत लिख देना। जीएस में लिख रहे हैं लोग, आंसर आ रहा है, उसमें इस तरह की बातें हो रही जैसे गपशप करके लिखते हैं ना, उस तरह से लाइन लिखा जा रहा है। ये बिल्कुल लाइक एक जो आंसर आपको दिया गया ना वो फॉर्मल तरीके से लिखना है। उसमें आपको थोड़ी लिबर्टी मिलती है। एक जो सरकारी लेटर होता है वो और आपका आंसर, तो फॉर्मल दोनों में रहना है। थोड़ी लिबर्टी का आप यहां फायदा उठा सकते हैं, जाकि आप इधर उधर जा सकते हो, लेकिन अच्छे शब्द और अच्छे लाइन आपको देने हैं। क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है 7 नंबर का सवाल है, 8 नंबर का सवाल है, 38 नंबर का सवाल है, छोड़ दी जितने नंबर का सवाल है। अब जितना बड़ा सवाल उतना आपको कंटेंट लिखना है। अब 38 का ही अगर सवाल है तो आपको हार्डली 400 वर्ड के अंदर लिखना है। अब आपके पास लिमिटेड 400 शब्द हैं। आप सोचो, लिमिटेड 400 शब्द में यदि आप 50 शब्द भी इधर उधर कर देते हैं तो फिर सोचो। और अगर आपको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन को हम 400 शब्द में नहीं लिख सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं लिखने की, हम नहीं एलोबरेट कर सकते हैं, तो आप उसको 250 में लिखिए, 300 में ही लिखिए, लेकिन कंक्रीट लिखिए। ऐसा नहीं कि 400 के चक्कर में 300 तो बढ़िया लिखे और 100 वर्ड्स के चक्कर में कुछ ऐसे लाइन, कुछ ऐसे शब्द आप उसमें डाल दिए जिसके कारण उसका जो भारीपन था ना वो हल्का हो गया। तो ये बिल्कुल ही नहीं करना है।
बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर फैक्ट्स आएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा एग्जाम्पल। यानी आपके आंसर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आंसर में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ कहानियां कह रहे हैं, तो मामला गया। और ऑब्जेक्टिविटी आएगा कैसे? अब मान लो आपने कुछ लिखा, अगर शॉर्ट है तो उसको शॉर्ट एग्जाम्पल देना है, लॉन्ग है थोड़ा लंबा एग्जाम्पल देंगे। अगर लंबा सवाल है वहां कुछ अधिक फैक्ट्स होगा, शॉर्ट सवाल है कम फैक्ट्स होगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि आपका आंसर बंडल ऑफ फैक्ट्स ना हो जाए। जैसे कि फिर से मैं कहूंगा, इसके पहले जो वीडियो है उसको अगर आप देखोगे तो आप वहां पे देखेंगे कि बंडल ऑफ फैक्ट्स है, वो ये दिखा रहा है कि जो स्टूडेंट है उसने प्रीलिम्स की तैयारी की है, प्रीलिम्स के सारे फैक्ट्स उसको पता है, और उस फैक्ट्स को उन्होंने कंबाइंड करके मेंस का एक आंसर लिखने की कोशिश की है। फैक्ट्स को कंबाइंड करके मेंस के आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश की गई है, और ये बहुत ही गलत हो जाता है। वो तुरंत समझ जाता है, वो सामने वाले को आप बेवकूफ बना ही नहीं सकते हो, सामने वाले को आप किसी स्थिति में बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, वो तुरंत पकड़ लेगा। तो ऐसा नहीं करना, हमें फैक्ट्स उतने ही देने हैं जितना जरूरी है, लेकिन देना है। एग्जाम्पल्स हमें उतने ही देने हैं जितने जरूरी हैं, लेकिन देने हैं। उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रूफ करने के लिए जो जरूरी है वो हमको करना है। तो इतना पॉइंट यहां तक हो गया। पहले देखिए, अगर यहां तक क्लियर है तो हम इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं, है ना। चार था, कितना था, 5, जो भी था, 6 से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट करनी है। ऑब्जेक्टिविटी ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो आपको आपका जो आंसर बुकलेट है और जो बुकलेट चेक कर रहे हैं उसके बीच में कनेक्शन क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज कहानियां क्रिएट नहीं करती। अब इसके साथ देखो, जो टेल वर्ड है ना, टेल वर्ड्स लाइक समीक्षा करना, आलोचनात्मक व्याख्या करना, टिप्पणी करना, विवेचना करना, एनालिसिस करना, ऐसे करके कई सारे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं। टेल वर्ड्स पे आपको काम करना चाहिए। टेल वर्ड्स को हम टेल की तरह धक्का मार देते हैं, लेकिन नहीं, ये टेल वर्ड आपके सारे आंसर के फॉर्मेट को बदल देता है। तो टेल वर्ड्स को तो कभी छोड़िए ही मत। जो टेल वर्ड है ना, अगर आप ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, मान लो क्वेश्चन पूछा कि भारत में मॉनसून की विशेषता का वर्णन करें, फिर लिख देगा कि भारतीय मॉनसून की आलोचनात्मक वर्णन करें, या भारतीय मॉनसून की विशेषता का आलोचनात्मक वर्णन करें। ये भी सेम सवाल है, भारतीय मॉनसून की विशेषता का वर्णन करें और दूसरा आलोचनात्मक वर्णन करें, विश्लेषण करें, समालोचना करें। जैसे इस तरह के शब्द आते हैं ना, उसके लिखने का तरीका बदल जाता है। अगर आप जस्ट कि भारतीय मॉनसून की विशेषता का वर्णन करें और वर्णन कर दिया आपने, और इसी में साइड में लिखे हुए आलोचनात्मक वर्णन करें, आपने आलोचनात्मक वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, वर्णन कर दिया, तो कहानी खत्म, पूरा फॉर्मेट गलत हो जाएगा और स्कोर आपका लो हो जाएगा। तो टेल वर्ड पे अच्छे से ध्यान देना है, उसकी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है, उसकी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद 7, आंसर राइटिंग। क्या मैं लिख रहा था, आंसर, ओहो, हैंड राइटिंग लिखना था। हैंड राइटिंग आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है, लेकिन सॉरी, आप मतलब बहुत अच्छा जानकार हैं, आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, लेकिन अगर आंसर को आपने चाउमीन बना दिया, मतलब आंसर कुछ ऐसे तीतर बितर
तरीके से लिखा जिसको ठीक से पढ़ नहीं सकता, तो कोई पढ़ना नहीं चाहेगा आपके आंसर को। ध्यान रखिए, आपके आंसर को कोई पढ़ना नहीं चाहिए, किसी को शौक नहीं है आपके आंसर को पढ़ने को। तो मजबूरी में पैसा मिलता है, काम है, तो लोग जाते हैं आपके आंसर को चेक करने के लिए। आपके आंसर से उनको कोई मतलब नहीं है, कोई ज्ञान नहीं लेना, उनको पता नहीं किसका पेपर है, तो कोई इंटरेस्ट उनका नहीं है। सिंपल सी बात है। अब सवाल ये उठता है कि जो हैंडराइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए कि नहीं। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आपका हैंडराइटिंग बहुत खराब है तो बहुत खराब होना चाहिए, या आप ऐसा लिखो जैसे प्रिंट होके गया है, या ऐसा हैंडराइटिंग के बढ़िया लिखने के चक्कर में 2-4 क्वेश्चन ही नहीं छोड़ दो। तो आंसर आपका हैंडराइटिंग इतना जरूर होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए कि आप एक तो पूरा क्वेश्चन लिखें वहां पे, छूटे कुछ नहीं, और दूसरा कि कम से कम वो सही बिना खास प्रेशर के पढ़ा जा सके। राइट, बिना खास प्रेशर के, बिना खास दबाव के पढ़ा जा सके, तो ये अहम है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक और है पेन। पहले इसको देख लेते हैं, पेन। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाला भी चेक करें, उसको भी देखते हैं। पेन कैसा यूज करें? देखो, पेन वो यूज करो, कोई इसके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। पेन वो यूज कीजिए जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, और अभी से लेके उसी पेन से आप आंसर लिखिए, ताकि आपको लगे कि बस कोई बात नहीं, ऐसे ही आंसर लिखना है। ठीक है, पेन वही यूज करो जो आपको एग्जामिनेशन में यूज करना है, अभी से कीजिए। बॉल पेन यूज कीजिएगा, जेल नहीं कीजिएगा। कॉपी के ऊपर जब दबाव आएगा तो हो सकता है आपका जेल बिखर जाए, कहानी खत्म हो जाए। तो जेल नहीं यूज करना है। जेल के पीछे यही लॉजिक होता है, बाई चांस गीला हो गया या किसी कारण से, प्रेशर के कारण भी वो फैल जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए बॉल पेन की बात की जाती है। तो बॉल पेन पे ही कोशिश करिए लिखने का, और इस तरह से अच्छे तरीके से आप आंसर को फॉर्मेट करके लिखना शुरू कीजिए। 2 सवाल का जवाब और देना है। उसमें एक सवाल ये है, इसमें एक सवाल ये है, अच्छा, यहां तक आप में से कौन कौन पहुंचा है? क्योंकि अक्सर आदत होती है वीडियो स्किप कर देने की। जो पहुंचा है एक बार मैसेज कर देना, तो मुझे लगेगा कि नहीं आपने यहां तक इसको देखा है। ठीक है, अब बताइए दूसरी बात, इसी पॉइंट पे करना, लेकिन लास्ट वाले में मत कर देना। अब दूसरी बात, बीपीएससी, अब सवाल है कि हमें आंसर नहीं आता लिखना। जिन बातों को हमने बताया वो तो आपको हमने बता दिया। आंसर राइटिंग पे हमने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन अभी हम बताएंगे कि कैसे क्विक तरीके से इसको इंप्रूव कर ले गलतियों को। देखिए, पहला, फॉर्मेट। अभी जो पिछला आंसर हमने देखा उस पर जब हमने डिस्कस किया स्टूडेंट के साथ, उसका यही कहना था कि सर दिमाग में तो रहता है, जबकि ऑलरेडी टेस्ट सीरीज दिया हुआ है पिछले साल, 1 साल तक का मतलब था उनका। दिमाग में तो सर रहता है, पेपर पे नहीं आ पाता। दिमाग में रहता है, पेपर पर नहीं आ पाता। और ये एक वो समस्या है जो कॉमन समस्या है, जिससे लगभग सभी लोग गुजर रहे हैं। दिमाग में आता है लेकिन पेपर पे नहीं इसलिए आता क्योंकि आप फॉर्मेटिंग के साथ प्रैक्टिस नहीं करते। आपको अपने आंसर को इंप्रूव करना है। अगर आपको अपने आंसर को इंप्रूव करना है तो आपको फॉर्मेटिंग करना ही होगा, फॉर्मेटिंग करना ही चाहिए। और फॉर्मेटिंग करने से आपकी आदत हो जाएगी तो आपके फैक्ट्स, आपके पॉइंट्स नहीं छूटेंगे। फॉर्मेटिंग करने से आप आंसर के पॉइंट्स को सही तरीके से अरेंज करना सीख जाएंगे। फॉर्मेटिंग करने से आप विद इन ए टाइम लिमिट एक अच्छा आंसर लिखना सीख जाएंगे। तो फॉर्मेटिंग इज मस्ट। तो कसम खा लीजिए कि कोई भी आंसर बिना फॉर्मेटिंग के नहीं लिखेंगे, कम से कम 30-40 आंसर, कम से कम। उसके बाद तो आदत हो जाएगी। तो कसम खा लो, आपका 100% इंप्रूव कर जाएगा आंसर राइटिंग, 100%। कोई काट नहीं सकता इसको। चलिए, एक तो ये बात होगी। दूसरा, जब आप मतलब आपको मैं आंसर राइटिंग मतलब बता रहा हूं कि कहां कहां गलती हो रही है, जिसको आप क्विक इंप्रूव कर लोगे। दूसरा, टेल वर्ड्स पे आपको काम करना है, लेकिन इसके साथ तीसरा जरूरी है, आप 25 to 30 क्वेश्चंस को ही टारगेट करेंगे। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिस गलतफहमी ने अच्छी खासी संख्या में बच्चों को परेशान कर रखा है। एक तो बच्चे सुनते नहीं, अब उसमें उनकी गलती नहीं है, इस एज का हार्मोनल लोचाई है कि सबको हल्के में ले लिया जाता है। तो जो एज है आप लोग का, उसमें हल्के में लेना बड़ा आसान काम है।
बाद में पता चलता है हल्के में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ले ही लेते हैं लोग हल्के में, समय निकल जाता है तब तक। तो अभी हल्के में ना ले, ठीक है, अभी हल्के में लेंगे तो बाद में हल्के हो जाएंगे। तो बेहतर है कि अभी बहुत भारी और गंभीरता के साथ लीजिए जो बताया जाता है, ताकि बहुत जल्दी आप भी भारी हो जाए, हल्के हो ही नहीं। तो 20 to 30 क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए, अलग अलग टाइप के टेल वर्ड्स के साथ, अलग अलग टाइप के टेल वर्ड्स के साथ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन 20, 25, 15 भी कर लोगे चलेगा, 25, 30 क्वेश्चन कर लो, उससे ज्यादा ये नहीं सोचना कि 400, 500, 600 क्वेश्चन कर लेंगे तो इसी में से आएगा ना, लिख लेंगे। ये गलतफहमी है, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, औसत आंसर लिखेंगे, स्कोर लो हो जाएगा। अब 25-30 क्यों कहा जाता है? हर तरह के सवाल उठाइए। अब इस 25-30 सवाल को ना 10-10 बार लिखिए, पहुंच गए 300 पे। लेकिन जहां वो 400 सवाल लिखने में आपकी नानी मर जाएगी, आपके कई सैकड़ों घंटे बर्बाद होंगे, और तब भी आप वो चीज नहीं निकाल पाएंगे जो 20-25 क्वेश्चंस पे कर लेंगे आप। और इसमें भी क्या करो ना, इसमें भी ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसमें भी 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन, इसको ना रगड़ के लिखो, अलग अलग तरह के रगड़ के लिखो, तब तक लिखो जब तक कि आपके सामने जो टीचर है वो मंत्र मुग्ध ना हो जाए, वो कहे कि नहीं बस हो गया। और इसको उसके बाद और दिखाओ लोगों को, खुद से देखो। अगर लगता है कि नहीं इस 10 क्वेश्चन को हमने 20-20 बार लिखा है, एकदम बढ़िया से हो गया है, तब एक्स्ट्रा जो 20-25, 10-15 क्वेश्चंस बचा है ना, उसको 2-2, 3-3 बार भी लिखोगे ना, तो वो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत लिखना मायने नहीं करता है। मायने करता है कि आप क्वेश्चन को कितने टाइम्स लिखते हैं, ठीक है। आप जितनी बार सेम क्वेश्चन को लिखोगे ना, निखार आ जाएगा, और लिखते लिखते आपको कमी पता चलने लगेगी, लिखते लिखते दिमाग में ही फॉर्मेटिंग होने लगेगा, लिखते लिखते दूसरे क्वेश्चंस भी अपने आप लिखने शुरू कर दोगे। तो इसीलिए कम क्वेश्चन उठाइए, उसको कई बार लिखिए, आपका आंसर इंप्रूव कर जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन चेक करवाना है खुद से, नहीं चेक खुद से नहीं करना, खुद से एनालाइज नहीं करना, दूसरे को दीजिएगा चेक करने के लिए, जो आपको जहां पे देना चाहिए। इतना काफी है, ठीक। हाँ, एक और चीज है कि एक तो समय सीमा एंड शब्द सीमा, ठीक है, इन दोनों का शुरुआत में ध्यान मत रखिएगा। कब तक? कम से कम इस 10 क्वेश्चन तक, तो 10 क्वेश्चन तक मत रखिए वो अपने। अच्छा, ये परेशान नहीं होना, ये शब्द सीमा और जो टाइम है ना, वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। 10 क्वेश्चन तक आपको ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग की बात हम कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन तक या 15 क्वेश्चन तक ये ध्यान रखना है कि हमें बेस्ट आंसर लिखना है। वो लंबा हो रहा है तब भी बढ़िया, 2-2 घंटे लग रहे हैं तब भी अच्छा, हमें बढ़िया लिखना है। फिर गलत हुआ, फिर 2 घंटे लगा के लिखिए, लंबा लिखिए, छोटा लिखिए, जो लिखना है लिखिए। कोई वर्ड लिमिट दिमाग में मत रखो, कोई टाइम लिमिट दिमाग में मत रखो, दबा के आंसर लिखो, ठीक है, दबा के आंसर लिखिए। जब एकदम से ऐसे लिखना शुरू करोगे ना, एक तो प्रेशर स्टार्टिंग में रहेगा नहीं, आराम से आप उसको हैंडल कर लेंगे। और 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार जब अच्छा लिख लोगे तो वर्ड लिमिट अपने कंट्रोल हो जाए, खुद ही लिखते लिखते ही कंट्रोल हो जाएगा। आपको खुद समझ में आने लगे, ये सेंटेंस हटाइए, इसको हटाइए, उसको हटाइए, हटा के आप वो क्रीम सेंटेंस जमा कर लोगे, और ये सीख लोगे कि हमें कितना, कहां, कैसे डालना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें अभी जो शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, उसमें आप अगर इसको अभी इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका आंसर इंप्रूव कर जाएगा। शर्त एक ही है कि आंसर आपको किसी को दिखाना है, खुद से चेक नहीं करना, खुद से चेक गलतफहमी पैदा करता है। अब एक लास्ट सवाल आज के सेशन में लेते हैं, और वो सवाल ये है कि इंग्लिश मीडियम वाले को बहुत स्कोर आता है और हिंदी मीडियम वाले को स्कोर कम आता है ना। सवाल है कि इंग्लिश मीडियम वाले को बहुत स्कोर आता है मेंस में, और हिंदी मीडियम वाले को बहुत कम आता है, ऐसा आरोप बच्चे लगाते हैं। और आरोप में ये बच्चे क्या करते हैं, आयोग के ऊपर सारा थोप देते हैं, अरे यार ये बेईमानी कर रहा है, इंग्लिश के प्रति बाइज्ड है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे करते हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोस्टली एकेडमिक पढ़ाई उनकी अच्छी हुई है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। एकेडमिक पढ़ाई जिनकी अच्छी होती है तो उनको एक आंसर का एक अंदाजा होता है, उनको पता होता है कैसे लिखना है, ठीक है।
और एकेडमिक पढ़ाई जब अच्छा होता है ना तो 10 12 जो लिखते हैं ना उसी फॉर्मेट को वो पकड़ लेते हैं इसके लिए भी, और इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, उसी फॉर्मेट पे लिखते हैं, आंसर रिजल्ट लेके चले जाते हैं। मतलब वो क्या करेंगे ना, वो फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, वो बबल नोट्स बनाएंगे, वो क्लाउड बनाएंगे, और बहुत कम कंटेंट में आंसर पूरा करके बंद कर देंगे। झंझट ही खत्म। आंसर बहुत कम कंटेंट में पूरा करके बंद कर देते हैं, सीधा बंद कर देते हैं। और सामने वाला जब चेक कर रहा होता है उसको लगता है क्या लिखा है। अब सामने वाले को प्रेशर तो पड़ नहीं रहा कॉपी चेक करने में, अरे वाह बढ़िया, एक एक पॉइंट में सब कुछ बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि ये लड़का जान रहा है। अगर लिखा है तो जान रहा है, यहां पे वर्ड लिमिट है तो यहां पे कितना एक्सप्लेन करेगा, काम हो गया उन्हीं उतना ही। लेकिन हिंदी मीडियम में दिक्कत क्या है कि कितना भी समझाओ वो आंसर को ऐसे उलझा देते हैं, इतने शब्द डाल देते हैं कि पढ़ते पढ़ते आदमी परेशान रहता है। इंग्लिश मीडियम का पेपर चेक करने में समय नहीं लगता, उसको मैंने पेपर आया पहले ही से पता है, अच्छा ये फ्लो चार्ट पे खींच दिया इसने इतने पॉइंट, इसने इतना डाला, इमेज डाला, मैप डाला, मतलब खूबसूरत सा आंसर बनाया, हो गया। यूपीएससी में ऐसे ही करते हैं। यूपीएससी में इमेज नहीं बनता, फ्लो चार्ट कम बनता है, लेकिन वो फ्लो चार्ट तो रहता ही है, इमेज कम रहता है और उसी पे खींचते हैं बढ़िया। और हिंदी मीडियम मुश्किल है, और ये एक्चुअल फैक्ट है, जिसके कारण वो हाई स्कोर लेके आते हैं, क्योंकि वो कंटेंट ओवर कंटेंट नहीं करते। उनका बुकलेट बहुत अच्छा लगता है देखने में, पॉइंट्स वो डाल ही देते हैं लगभग सारे, पढ़ना इजी हो जाता है। तो आप सामने में किसी को बहुत अच्छे से खाना परोस के दोगे तो वो तो अच्छे से खाएगा ना, किसी को बहुत बढ़िया से लिख के दोगे पढ़ने के लिए तो बहुत मजे से पढ़ेगा ना, कम टाइम में पढ़ लेगा, अच्छा पढ़ेगा, खुश होकर नंबर देके निकल जाएगा। ये एक की पॉइंट है जो अंतर क्रिएट करता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट में। कंटेंट में बहुत अंतर नहीं होता, प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा अंतर होता है जो डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो कोशिश कीजिए उसको भी ठीक करने का, और जिन जिन लोगों ने ठीक किया है बढ़िया स्कोर लेकर आया। हिंदी में स्कोर कम मिलता है वो नहीं है, प्रेजेंटेशन की दिक्कत है, और जिन्होंने भी ठीक किया सबको अच्छा मिला है, सबको बढ़िया मिला है। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होगी, और आ गई अच्छी बात है, अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट